स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया की इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात से जुड़े हुए कुछ बेसिक ट्रिक्स और उसको सॉल्व करने की टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात यदि A/B को ही क्या कहा जाएगा, अनुपात कहा जाएगा। अनुपात कहेंगे, A/B को ही क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे यदि A और B क्या हो, सजाती हो। सजाती हो का मतलब यहाँ पर है कि जैसे यदि A की वैल्यू कुछ दी हुई है, जैसे 1 सेंटीमीटर, तो B की भी वैल्यू किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। या सेंटीमीटर नहीं दिया गया हो तो मीटर में दिया गया हो तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। मतलब यदि ये वैल्यू दी गई है तो लंबाई के लिए ही दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, सजाती होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यदि यहीं पर दिया गया होता कि A की वैल्यू दी गई होती 3 किलोग्राम और B की वैल्यू यहाँ पर दी गई होती 1 लीटर, तो यहाँ पर इसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते। 3 किलोग्राम और 1 लीटर यदि दिया गया है तो इसका अनुपात हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये किलोग्राम भार को बता रहा है और लीटर उसकी मात्रा को बता रहा है। तो यहाँ पर दोनों अनुपात क्या हो जाएंगे, दोनों सजाती नहीं है बल्कि क्या हो जाएंगे, विजाती। दूसरी चीज़, किसी भी अनुपात में मान लो जैसे यहाँ पर A और B है तो इसमें यदि किसी सेम संख्या का गुणा करते हैं दोनों में तो इसके अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। यदि इसमें सेम संख्या जैसे गुणा किया उसी तरीके से यदि सेम संख्या से हम क्या दें, इसे भाग दें, तब भी इसमें अनुपात में चेंज नहीं होता है। ठीक है। समानुपात क्या होता है कि समानुपात जो होता है वो दो अनुपातों का क्या होता है, तुलना, और दोनों को बताता है कि दो अनुपात कैसे होंगे। तो मान लो जैसे दिया गया है A/B समानुपात C/D। इसका मतलब ये है कि A/B बराबर C/D। मतलब A/B का मान जो होगा वो C/D के मान के बराबर होगा। तो ये समानुपात का चिन्ह मेनली किसको व्यक्त करता है, दोनों ओर के बराबर के चिन्ह को। अब हम यहाँ पर हम समझते हैं वर्गानुपात। तो वर्गानुपात का मतलब है कि यदि कोई संख्या दी गई है, क्या, A और B दिया गया है, जिसका अनुपात क्या है, A/B है, तो इसका वर्गानुपात यदि बोला जाता है तो वर्गानुपात क्या हो जाएगा, A²/B²। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें, कोई संख्या दी गई है 1 और 2, इनका अनुपात है 1/2, तो इनका वर्गानुपात निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग अनुपात 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा। दूसरा तरीके से और इसका एग्जांपल देखते हैं, 2 और 4 दिया गया है जिसका अनुपात है 2/4। तो इसका यदि हम लोग निकालना है वर्गानुपात तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4/16। तो यहाँ पर फिर से इसे कटाएंगे तो वो सरलीकरण में हो जाएगा 1/4। तो हमने देख लिया यहाँ पर वर्गानुपात। अब समझते हैं वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात क्या होता है कि यदि कोई संख्या दी गई है, क्या, 16 दिया गया है, और एक संख्या दी गई है, क्या, 36 दी गई है, और इनके बीच का अनुपात यदि दिया गया है 16/36, तो इनका जो वर्गमूलानुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस संख्या का वर्गमूल और इस संख्या का वर्गमूल। तो इसका वर्गमूलानुपात हो जाएगा √16/√36। तो ये आ जाएगा 4/6। इसी तरीके से अभी समझते हैं 144/169 दिया गया है, और यदि बोलता है 144/169 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्गमूलानुपात हो जाएगा √144/√169। मतलब ये 144 कितने का वर्ग है, 12 का, और ये कितने का वर्ग है, 13 का। तो यहाँ पर इसका वर्गमूलानुपात कितना आ जाएगा, 12/13। अब समझते हैं घनानुपात। घनानुपात का मतलब होता है किसी भी संख्या जो दी गई है उसका घन निकालना। तो यहाँ पर यदि हम लोग को दिया जाता है कोई संख्या
1 है और 3 है, इनके बीच का अनुपात 1:3। तो इसका यदि घनानुपात निकालने बोलता है तो 1 का क्यूब और अनुपात 3 का क्यूब, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1:3 का क्या हो जाएगा, घनानुपात। तो 1 का क्यूब हो जाता है 1 और 3 का क्यूब हो जाता है 27। तो 1:3 का घनानुपात क्या हो जाएगा, 1:27। इसी तरीके से यदि 2:3 दिया हुआ है और इसका बोलता है घनानुपात निकालने के लिए, तो 2 का घन कितना हो जाएगा 8 और 3 का घन हो जाएगा 27। तो 2:3 का घनानुपात क्या हो जाएगा, 8:27। इसके बाद समझते हैं घन मूलानुपात। घन मूलानुपात का मतलब है यदि कोई संख्या दी गई, मान लो 27, और इसी तरीके से दी गई संख्या क्या है 64। अब इसका बोला जाता है कि इसका घनानुपात निकालिए। तो घनानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे कि 27 का हम लोग घनमूल ले लेंगे और 64 का घनमूल ले लेंगे, 64 का घनमूल ले लेंगे और इनका जो अनुपात आएगा वही क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 7 का घनमूल क्या हो जाएगा, 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3 और 64 का घनमूल यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो 27 और 64 का घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर हम समझते हैं समानुपात को। तो समानुपात हालांकि इसके पहले हमने देख लिया है। तो समानुपात का मतलब क्या होता है कि दो अनुपातों का क्या करते हैं हम लोग, तुलना करते हैं। तो A अनुपात B बराबर है यदि C अनुपात D के, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। मतलब दो अनुपातों की क्या करता है, ये तुलना करता है, दो बराबर या समान अनुपातों की। जैसे यदि हम लोग कहें कि 3:9 बराबर है 9:27 के, इसका मतलब क्या है 3/9 बराबर 9/27। तो यहाँ से यदि हम लोग 3 से इसकी वैल्यू को कटाते हैं तो 3 एकम 3 तिया, 9 एकम 9 तिया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ओर की वैल्यू 1/3 के बराबर है। तो समानुपात में क्या किया जाता है, दो समान अनुपातों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। समान अनुपात यहाँ पर जैसे दिया गया है, समानुपात मतलब सम अनुपात, जो समान हो और अनुपातिक वैल्यू उसकी क्या हो, समान होनी चाहिए। तो दो अनुपातों की जब समातिक वैल्यू यदि समान हो तो उसको क्या बोलेंगे, समानुपात, यदि उनके बीच की तुलना की जा रही है। तो इसी तरीके से आप समझते हैं तृतीयानुपाती को। तो तृतीयानुपाती क्या होता है, यदि दिया गया है कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पर ही आप देख लीजिए समानुपात पर। तो समानुपात में यदि हम देखें तो यहाँ पर A जो होगा उसको प्रथम अनुपात, B जो होगा उसे द्वितीय अनुपात, या C जो होगा उसे तृतीय अनुपात और D जो होगा उसे चतुर्थ अनुपात कहते हैं। तो यदि कहा जाता है तृतीयानुपाती निकालने के लिए कि कोई वैल्यू दी गई है A और B, इसका यदि कोई तृतीयानुपाती क्या है, C है। कब होगा C इसका तृतीयानुपाती, जब A अनुपात B समानुपात B अनुपात C हो, तब क्या बोलेंगे, C जो है इसका क्या होगा, तृतीयानुपाती। तो यहाँ से C की वैल्यू यदि फाइंड करना चाहें तो A/B बराबर B/C, और यदि हम लोग C की वैल्यू निकालते हैं तो C बराबर B²/A। तो यहाँ पर तृतीयानुपाती का सूत्र हम लोग को क्या मिल गया, B²/A। तो यदि किसी संख्या का तृतीयानुपाती हमें निकालने कहा जाता है तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मध्यानुपाती को देखते हैं। तो मध्यानुपाती देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कहा जाए कि A, B और C में, A, B और C में B, A और C का मध्यानुपाती होगा यदि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C होगा। तो यहाँ पर जो B इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, B² बराबर AC, मतलब कि B बराबर √AC। तो B को क्या बोलेंगे, यहाँ पर मध्यानुपाती बोलेंगे। तो मध्यानुपाती का सूत्र यहाँ से हमने क्या देखना है, B बराबर √AC, इसे याद रखना है। अब इसके बाद यदि कोई वैल्यू दी गई है
चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो यदि मान लेते हैं ए बी सी का चतुर्थानुपाती डी है, क्या है, डी है, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, कब होगा ये चतुर्थानुपाती, जब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी होगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर डी जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, चतुर्थानुपाती कहलाएगा। तो इसे भी हमें याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यदि यहाँ पर कहा जाता है 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि इसका चतुर्थानुपाती क्या है, x है। चतुर्थानुपाती x कब होगा, जब 5:9 समानुपात 12 x हो। तो यहाँ से हम लोग को क्या करनी है, चतुर्थानुपाती x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से लिख लेंगे 5/9 बराबर 12/x। तो यहाँ से यदि हम लोग x फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 × 9/5। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 × 9 108 और 5 से यदि हम लोग भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 5 एकम फिर हो जाएगा 21.6। तो इसका चतुर्थानुपाती क्या आ जाएगा, 21.6 हो जाएगा। दूसरी ओर यहाँ पर समानुपात का एक नियम है कि जो बाहर की वैल्यू, जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर x है, तो इनका गुणनफल मतलब 5 × x बराबर होगा 9 × 12 के। तो यहाँ से दूसरा ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, 5 × x बराबर 9 × 12। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 9 × 12/5। तो x की वैल्यू 108/5। तो x बराबर हो जाएगा 21.6। तो हमारा चतुर्थानुपाती कितना आ गया, 21.6 हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फिर से, 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चतुर्थानुपाती क्या है, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थानुपाती कब होगा, जब 6:5 समानुपात 21:x। तो बाहर की वैल्यू कौन सी है, 6 और x। तो 6 × x बराबर 5 × 21। तो x बराबर हो जाएगा 5 × 21/6। यहाँ से यदि हम लोग इसे कटाएं तो 3 दूना और 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35/2 बराबर हो जाएगा 17.5। यहाँ पर हमारा चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, 17.4, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर तृतीयानुपाती के संबंध में क्वेश्चन। तो तृतीयानुपाती यहाँ पर दिया गया है 18 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा था कि तृतीयानुपाती का सूत्र क्या था, यदि a और b का तृतीयानुपाती कौन है, c है, तो हम लोग लिखते थे c बराबर b² a। तो यहाँ पर दूसरा जो वैल्यू है उसको समझ लेते हैं b, और बड़ी जो वैल्यू है उसको समझ लेते हैं b, और छोटी जो वैल्यु है उसको समझ लेते हैं a। तो यहाँ से तृतीयानुपाती निकालेंगे तो c बराबर हो जाएगा यहाँ से 24 × 24/a की वैल्यू यहाँ से समझ लेते हैं 18, क्या आ जाएगा 18। इसका आपस में हम लोग जब गुणा करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसे कटाते हैं तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 एकम और 3 अट्ठे 24। तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 चौक 32। तो हमारा तृतीयानुपाती कितना आ जाएगा, 32। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो c बराबर हो जाएगा 30 × 30/12। यहाँ से हम इसे कटा लेते हैं, 3 चौक 12 और 3 दहम, ठीक। इसके बाद यदि इसको कटाते हैं 2 दूने और 2 पंजे, फिर 2 एकम और 2 15, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पर 75। तो हमारा जो तृतीयानुपाती है वो कितना आ जाएगा 75, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर मध्यानुपाती से संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहा गया है 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो
तो हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब पढ़ा था कि मध्यानुपाती निकालने के लिए सूत्र क्या था, b = √a/c। तो यहाँ पर a की वैल्यू 6 को भी ले सकते हैं, 24 को भी उसमें, क्योंकि दोनों का गुणा ही होना है। तो यहाँ पर मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या हो जाएगा, b बराबर a की वैल्यू किसी को भी ले सकते हैं और c की वैल्यू किसी को भी। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 24, ये हो गया हम लोग का। 24 के साथ जब 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 12। तो हमारा जो मध्यानुपाती है वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं फिर से मध्यानुपाती का एक क्वेश्चन, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या होगा, b बराबर √ac, फिर इसका a और c का वैल्यू रख देंगे। तो 9 × 25 का वर्गमूल निकाले तो ये हो जाएगा 3, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, और दोनों का गुणा तो 3 × 5 = 15। तो b हम लोग का जो मध्यानुपाती है वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यह हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। के बाद हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग को a/b दिया गया हो, b/c दिया गया हो, कंटिन्यूअस अनुपात में दिए गए हैं, और यदि हमको कहा जाता है कि a/b/c निकालना हो, तो इसके लिए देखते हैं चलिए ट्रिक। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है a/b/c, हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग लिख लेंगे a/b/c। अब पहला वैल्यू क्या दिया गया है, a/b बराबर 5/9। तो a/b बराबर क्या दिया गया है, 5/9। इसे हम लोग लिख लेते हैं 5/9, ठीक। इसके बाद b/c दिया गया है 6/11। तो इसको हम लोग इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं 6/11। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई है, अब जो अनुपात जहाँ जहाँ पे है वहाँ लगा लेते हैं। यहाँ पर अनुपात है और इसके यहाँ पे अनुपात है। अब देखिए कि यहाँ पर जो जगह है, 9 के बगल में जो जगह है वो जगह भी खाली है, और यहाँ 6 के बगल में जगह खाली है। तो जिन जगहों पर जगह खाली है उसके बगल में जो भी नंबर होगा उसी नंबर को हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। यहाँ 6 है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। अब इसके बाद इन दोनों का इस क्रम में गुणा करते जाएंगे, ठीक। 5 का गुणा 6 से, 5 छक्के 30 हो गया। 9 का गुणा यहाँ पर हम लोग करेंगे 6 के साथ, 9 छक्का 54। इसके बाद हम लोग गुणा करेंगे 9 का गुणा 11 के साथ, तो ये हो जाएगा 99। अब देखिए यदि ये अनुपात जो है फिर से किसी संख्या से कट रहा हो तो इसे कटा देंगे और उसका सरलतम अनुपात ही लिखेंगे। जैसे ये 3 से कट जाएगा तो 3 से कटेगा तो इसका सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा, 10/18/33। ये 3 से कट जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका a/b/c, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/18/33, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं कि a/b बराबर दिया गया है 1/4, b/c बराबर दिया गया है 2/1, c/d बराबर दिया गया है 1/2, और हम लोग को निकालना है a/b/c/d, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a लिख लेंगे a/b/c/d। अब इसके बाद पहली वैल्यू दी गई है a/b 1/4, तो हम लोग लिख लेंगे 1/4, ठीक। b/c गई है 2/1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2/1, इसके जस्ट नीचे। उसके बाद दिया गया है c/d बराबर 1/2, तो इसको भी लिख लेंगे इसके नीचे 1/2। अब देखिए जहाँ जहाँ पर अनुपात वहाँ लगा लेंगे अनुपात। यहाँ पर भी अनुपात, यहाँ पर भी अनुपात, यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर अनुपात, और यहाँ पर। अब इसके बाद 4 के बगल में जगह खाली है, 1 जगह और 2 जगह, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। 1 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। इस 1 के बगल में जगह खाली है तो इसको क्या लिख लेंगे, 1, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1।
2 के जगह बगल में क्या जगह खाली है, तो यहाँ लिख लेंगे कितना 2। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक। यहाँ पर 1 गुणा 2 और 2 का गुणा 1 से, तो ये हो जाएगा 2। फिर अनुपात लगा लेंगे, 4 दूना 8 और 8 का गुणा 1 से, तो 8 हो जाएगा। इसके बाद 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 हो जाएगा। फिर अनुपात हो जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये संख्या जो है वो 2 से कट जाएगी, तो 2 से जब कटेगी तो इसे सरलतम अनुपात के रूप में क्या हो जाएगा, 1:4:2:4। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1:4:2:4, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर दिया गया है P/Q 2:5 दिया गया है, A/Q/R जो दिया गया है वो दिया गया है 1:3, और R/S जो दिया गया है 2:3। तो हम लोग को ज्ञात करना है P/Q/R/S। तो क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे P/Q/R/S। P/Q दिया गया है कितना, 2:5। Q/R क्या दिया गया है, 1:3। R/S क्या दिया गया है, 2:3। अब यहाँ पर फिर से अनुपात लगा लेंगे जहाँ जहाँ पर अनुपात है, ठीक। यहाँ से अब देखिए 3 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ लिख देंगे 3, 5 के जगह बगल में जगह खाली है तो 5, और इसके जगह बगल में खाली है तो 5। 1 के बगल में जगह खाली है तो इसको लिख लेंगे 1, 2 के बगल में जगह खाली है तो इसे लिख लेंगे 2, और 2 के बगल में जगह खाली है तो इसे लिख लेंगे 2। फिर इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1 के साथ 2, और 2 का गुणा 2 के साथ 4। 5 का गुणा 1 के साथ तो 5, 5 दूना 10, ये हो गया। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, और सबके बीच में क्या हो जाएगा, अनुपात। तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा 4:10:30, और ये P/Q/R/S का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है A/B बराबर 4:5 हो तो 3A + 5B अनुपात 5A - 2B बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर 1:B दिया गया है, तो हम लोग A की वैल्यू सीधे सीधे इसको क्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं 4, और B की वैल्यू क्या ले लेते हैं, मान ले 5। ये हम लोग ने मान लिया। तो यहाँ से जब मानेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बस रखनी है, तो हम लोग को याद क्या करना है, 3A + 5B अनुपात दिया गया है 5A - 2B, इनका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 3A + 5B बटे लिख सकते हैं इसे 5A - 2B। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, A की वैल्यू क्या रख देंगे, 4, क्योंकि A का वैल्यू यहाँ पर अनुपात के रूप में कितना दिया है, 4, और B की वैल्यू अनुपात के रूप में कितनी दी गई है, 5। ये अनुपातिक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर A की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 4, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12। B का यहाँ पर मान दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37/10। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है R/S बराबर 5:4 हो तथा R और S को 675 रुपये इसी अनुपात में बांटे गए हों, तो R को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग को R और S दोनों को टोटल राशि कितनी मिल रही है, 675 रुपये यदि रुपए में देखें तो, और यदि अनुपातिक वैल्यू में देखें तो R और S को टोटल राशि कितनी मिल रही है, 5 और 4, मतलब 5×4 मतलब 9। तो ये जो 9 अनुपात मतलब R और S को जितना वैल्यू मिली, मतलब जितने पैसे मिलेंगे इन अनुपात में, उनको जोड़ने पर कितना मिलेगा, 675। मतलब जो अनुपात है उनकी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितने के बराबर है, 675 के। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि 9 जो अनुपात है, 9 अनुपात किसके बराबर है, बराबर नहीं तो इसको लिख लेंगे 9 की जो अनुपातिक R और S की जो अनुपातिक वैल्यू 9 है वो बराबर हो जाएगी कितने के, 675 रुपये के।
तो 9 बराबर कितना 675 के, मतलब 9 यूनिट कितने के बराबर है 675 के। तो यहाँ पर 1 यूनिट या 1 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 675/9। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 600, 9 सत्ते 63, 4 बच गया तो 9 पंजे 45। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 75। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई 75। तो यहाँ पर R को कितनी राशि धनराशि मिलेगी पूछ रहा है, तो R का अनुपातिक वैल्यू कितना है 5। एक अनुपात के लिए कितना है 75 आया है, तो यहाँ पर 5 दिया गया है। R का अनुपात कितना दिया गया है, अनुपातिक वैल्यू 5 दी गई है। तो 5 जब दिया गया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणा 75 बराबर ये हो जाएगा कितना 375 रुपये, 375 रुपये। इसमें दिया गया है कि यदि 2400 रुपये को A, B और C को 2:3:5 अनुपात में क्रमशः बांटा गया हो तो A, B व C को कितने रुपए मिलेंगे, मतलब A, B और C को अलग अलग कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर A का अनुपात कितना है 2, B का अनुपात 3 और C का अनुपात 5। इसी अनुपात में इनको पैसे मिलेंगे और इन तीनों को जो पैसे मिलेंगे टोटल इस अनुपात में उन सब को मिलाएंगे तो कितना होगा वो 2400 के बराबर होगा। मतलब इसकी अनुपातिक वैल्यू जो होगी वो 2400 के बराबर। तो सबको जोड़ लेते हैं, 2 + 3 5 और 5 और 5 10। तो 10 जो अनुपात होगा 10 अनुपातिक वैल्यू जो है वो कितने के बराबर हो जाएगी 2400 के। ठीक, तो एक इकाई या एक अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा 240 के। तो एक की अनुपातिक वैल्यू कितनी है 2, तो एक की अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर दी गई है 2। तो 2 दी गई है मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणा 240, क्योंकि एक अनुपात का वैल्यू कितना आया है 240। तो 2 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 गुणा 240, मतलब ये हो जाएगा 084, मतलब 480 हो जाएगा। दूसरा यदि हम कर देखते हैं यहाँ पर, तो B की अनुपातिक वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पर 3 है तो एक का वैल्यू कितना है 240, तो 3 की वैल्यू 3 गुणा 240 बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, 3 चौक 12, 1 बचा 3 दूनी 6 1 7, तो 720। C की वैल्यू यदि निकालते हैं तो C का अनुपातिक वैल्यू कितना है 5। तो 1 का अनुपातिक वैल्यू 204, तो 5 का अनुपातिक वैल्यू 5 गुणा 240, तो ये हो जाएगा 0, 5 चौक 20, 2 हासिल आएगा, 5 दूनी 10, 2 12, तो 1200। अब इसको यदि हम लोग जोड़ कर भी देखें तीनों की वैल्यू, यदि जो धनराशि प्राप्त हुई है वो 2400 के बराबर आती है कि नहीं, तो देख लेते हैं। 0, 8 और 2 10, हासिल आई 1, 7 3 10 4 14 और 1 हासिल आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2400। तो टोटल राशि हम लोग देख रहे हैं 2400 रुपये आ रही है, जो कि प्रश्न में भी दिया गया हो। तो हम लोग की जो वैल्यू आई है वो क्या है सही है। तो A को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी 480, B को मिलने वाली राशि 720, C को मिलने वाली राशि 1200 रुपये, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, कहा गया है कि यदि कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई हो और यदि Q का भाग 1500 रुपये हो तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कि Q का भाग, Q का अगर वैल्यू दी गया है कि Q को कितना रुपये मिलता है 1500 रुपये मिलता है, और यहाँ पर Q का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो Q को 1500 रुपये मिलते हैं, Q का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया गया है 5। तो 5 अनुपात जो है वो कितने के बराबर है 1500 रुपये के। तो एक अनुपात या एक इकाई कितने के बराबर होगी यहाँ से 300 रुपये के। तो P और R के बीच का अंतर देख लेते हैं। P और R के बीच का अंतर यदि देखें 3 और 7 इनके अनुपातिक वैल्यू का अंतर कितना है 4 का अंतर है। तो 4 का अंतर है कितने में P और R में, तो R बड़ा है यहाँ से, तो R और P में अंतर यदि देखें तो 4 का है, अनुपातिक वैल्यू 4 का अंतर है। तो एक अनुपातिक वैल्यू का अंतर कितना है यहाँ पर 300 है, एक अनुपातिक वैल्यू का मान कितना है 300। तो 4 अनुपातिक वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 4 गुणा 300, तो ये कितना आ जाएगा
1200 रुपये। तो दोनों के बीच P और R के बीच भागों में अंतर कितना क्या होगा, 1200 रुपये का अंतर यहाँ पर होगा। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे एक का अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर कितना है 300 रुपये। तो यहाँ पर यदि हम लोग P का अनुपातिक वैल्यू निकालना चाहे तो P का अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुणा 300, मतलब यह आ जाएगा 900 रुपये इसको मिलेंगे। और यदि R को पूछा जाता तो R का वैल्यू अनुपातिक वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 300, तो ये आ जाएगा 2100 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं R और P के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2100 में 900 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1200 रुपये। यहाँ पर भी कितना आया है 1200, ये हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यदि वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन, यदि 2000 रुपये की राशि को P, Q और R में 2:1:2 में बांटी गई हो तो P और Q की योग मतलब राशि का योग कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल वैल्यू कितनी दी गई है 2000 रुपये, और P, Q, R में अनुपातिक वैल्यू कितनी है 2:1:2, मतलब तीनों का अगर अनुपातिक योग करें तो ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। 2 1 3 3 2 5, तो 5 इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 5, और तीनों को जो राशि मिलेगी उसका योग कितना हो जाएगा टोटल 2000। तो मेनली 5 बराबर किसके हो जाएगा 2000 के रुपए के। तो एक अनुपातिक वैल्यू का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 400 रुपये आएगा। ठीक है, अब जब 400 रुपये में यहाँ पर एक अनुपातिक वैल्यू का मान हो जाएगा तो P और Q की राशि का योग कितना होगा। तो P और Q की राशि का अनुपातिक योग कितना है यहाँ से 2 और 1। P और Q के राशि का अनुपातिक योग यदि हम लोग देखें तो यह अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो एक अनुपात का मान कितना है यहाँ पर 400, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 3 × 400 बराबर कितना आ जाएगा 1200 रुपये। तो P और Q का जो राशि का योग होगा, जो राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 1200 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यदि हम लोग को दिया गया है X:Y:Z बराबर 1/2:1/3:1/4, और इनको कहा जाता है कि जो बटे में अनुपात है उसको मूल अनुपात में बदलना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो हर दिख रहे हैं 2, 3 और 4, इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम को फिर इसमें क्या करना है गुणा करना है सभी में। तो 1/2 गुणा इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 3 और 4 का, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 आ जाएगा तो इसका एलसीएम का गुणा सब में कर देना है। तो यहाँ पर 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। तो यहाँ से हम लोग को अनुपात क्या मिलेगा 2 एकम 2 छक्के 3 एकम 3 चौक और 4 एकम 4 तिया। तो अनुपात हम लोग को XYZ का मूल अनुपात क्या मिल जाएगा 6:4:3। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी तरीके से। यदि हम लोग को दिया गया है X, Y और Z, इन दोनों का अनुपात, तीनों का अनुपात दिया गया है 1:2 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे 2, 6 और 4 का क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4 और 6 का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 का गुणा यदि हम लोग किसके साथ करेंगे इन सब अनुपातों के साथ 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/6 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणित 12। यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2 छक्के 6 एकम 6 दूना 4 एकम और 4 तिया। तो अनुपात कितना हो जाएगा 6:2:3। ठीक, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन की ओर।
तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं और ये जनरली एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति ने अपने कलमों को 4 मित्रों में ABCD उनके 4 मित्र हैं किसी व्यक्ति के, उसे 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात में बांटता है, 1/6 के अनुपात में बांटता है, तो व्यक्ति के पास न्यूनतम कलमों की संख्या कितनी है। तो न्यूनतम कलमों की संख्या उसके पास होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, A, B और C, D को अनुपात में कितना मिला है, A, B, C और D को कितने के अनुपात में बांटा है उस व्यक्ति ने, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में उसने बांटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 5 और 6 का क्या ले लेंगे, हम लोग लघुत्तम ले लेंगे या एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम जब यदि हम लोग निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 20 तिया हो जाएगा यहाँ पर 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60 आएगा। यदि आपने एलसीएम की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे लिंक है, उस पर जा कर के एलसीएम की वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पर तो हो जाएगा 1/3 और एलसीएम का इसमें गुणा कर देंगे तो 1/3 गुणा 60 अनुपात 1/4 गुणा 60 अनुपात 1/5 गुणा 60 अनुपात 1/6 गुणा 60। यहाँ से यदि हम लोग इसे कटाएं तो 3 एकम 3 दूना 20 बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 एकम 4 हो गया और 4 पंजे 15 चौक 60 होता है, 5 एकम और 5 12 6 एकम और 6 दाम। तो हम लोग को A और B और C और D के बीच अनुपात, मूल अनुपात कितना मिल गया, 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। तो उस व्यक्ति के पास कुल कलमों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो जो अनुपात आएगा उस अनुपात को ही जोड़ देना है। टोटल अनुपात जो भी आएगा उस अनुपात को टोटल क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 और 12 22 हो गया, 22 और यदि 15 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 37, 37 में यदि 20 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 57। तो उस व्यक्ति के पास टोटल कितने पेन होने चाहिए या कलम होने चाहिए, 57 कलम होने चाहिए। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यदि जो राम है वो अपने मित्रों को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में आम बांटता है तो व्यक्ति के पास कितने आम होने चाहिए। व्यक्ति के पास मतलब राम के पास कितने आम होने चाहिए। तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि 3 व्यक्ति हैं, उनके बीच का अनुपात क्या है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो हम लोग यहाँ पर 2, 3 और 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 5 का, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 30 जब एलसीएम आएगा तो इसमें आपस में गुणा कर देंगे, 1/2 गुणा 30 अनुपात 1/3 गुणा 30 अनुपात 1/5 गुणा 30। यहाँ से यदि वैल्यू दें 2 तो 15 बार में कटेगा, 3 से यदि दें तो 10 बार में, 5 से तो 6 बार में, तो ये हो जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 6। तो उस मतलब राम के पास कितने आम होने चाहिए, तो इसका टोटल कर लेंगे, 15 10 हो गया 25 और 25 6 कितना हो जाएगा, 31 आम उसके पास होने चाहिए। किसके पास, राम के पास टोटल कितने आम होने चाहिए, 31 आम होने चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुपात में बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 24 है और उनका जो योग दिया गया है कितना है, 98 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इनका जो अनुपातिक वैल्यू है, इनका योग और 98 जो है इनका वास्तविक योग है जो संख्याओं में दी गई है, लेकिन इनका अनुपातिक योग कितना है, 10, 15 और 24 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10, 15 और 24 को हम लोग जोड़ लेंगे और ये तो यहाँ पर
10, 15 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 15 कितना हो गया 25, और 25 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो 49 जो अनुपातिक वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी 98 के। तो एक अनुपातिक वैल्यू का मान यहाँ से आ जाएगा कितना 2 हो जाएगा। एक अनुपातिक वैल्यू का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है 24 है। तो हम लोग को बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 24 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 2 आई है। एक इकाई अनुपात का वैल्यू कितना आया है 2। तो बड़ी अनुपात कौन सी है 24 है। तो 24 में कितने का गुणा कर देंगे 2 का, क्योंकि 1 का बराबर कितने के 2 के। तो 24 कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 24 दूना यहाँ पर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48।